हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीएसटी क्लास 12 का चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके बुक में 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये पार्ट सेकंड है इस वीडियो का एंड इस वीडियो में मैं फुल 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो कि हेनरी फयोल्स के द्वारा दिए गए हैं, मैं सारा ये 14 के 14 प्रिंसिपल मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। किन्होंने दिया है? हेनरी फयोल ने। इस प्रिंसिपल से 14 प्रिंसिपल से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं कि किस प्रिंसिपल से कहाँ से क्वेश्चंस पूछ दे, तो हर एक प्रिंसिपल्स को ध्यान से पढ़िए आप लोग, एक एक पॉइंट याद करो, याद मत करो, समझो उसको। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स के बेनिफिट, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट सब रटते हैं। इससे आप लोग रट तो लोगे, पॉइंट क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे जब तक आप सारे प्रिंसिपल्स को समझोगे नहीं। ठीक है, तो एक एक प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझना है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। ये आपको टॉपिक सुनते ही समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या, कि वर्क को डिवाइड करना। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स क्या? वर्क को डिवाइड करना। अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल्स, ही रिकमेंडेड दैट इन अ ऑर्गेनाइजेशन every work should be subdivided and allotted to a number of persons who have skill about the work. मीन्स क्या कि हेनरी फयोल ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को छोटे छोटे कामों में, बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके उसको राइट पर्सन को अलॉट करो। ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर मैं बता दूँ इस फर्स्ट प्रिंसिपल के 2 पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट हो गए डिवीज़न, यानी सब डिवाइडेड वर्क का डिवीज़न, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? अलॉट करना, काम को अलॉट करना वैसे पर्सन को जो कि उस काम के स्पेशलिस्ट हैं या फिर उस काम का नॉलेज एंड स्किल रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, हर एक प्रिंसिपल्स के एग्जाम्पल आप लोग समझ जाओगे, अपने रियल फैक्ट से जुड़े एग्जाम्पल समझ जाओगे, तो ये सारे प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं हैं। ठीक है, सबसे इजी पॉइंट है ये, एक एक पॉइंट रटो, इसको समझो आप लोग। फर्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स क्या? काम को बांटना और उसी काम को सही लोगों को देना। ठीक है, सिंपल बात है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई स्कूल खोलना है, किसी भी स्कूल में बहुत सारे वर्क्स डिवाइडेड रहते हैं। मीन्स क्या? वाइस प्रिंसिपल ये सारे मैनेजिंग करेंगे, मैनेजिंग स्टाफ मैनेजमेंट देखते हैं। जो आपके प्यून है उनका काम है कि टाइम टू टाइम बिल को रैंक करो। स्कूल्स में टीचर्स को कुछ भी अगर ज़रूरत होती है आपके चौक की और डस्टर की, तो उसको अप्लाई करो। टीचर्स का क्या वर्क होता है कि बच्चों को आपको टीचिंग कर पढ़ाना है। स्टूडेंट्स का क्या वर्क होता है कि आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे काम डिवाइड किए जाते हैं। अगर आप स्कूल खोल रहे हो और आप वर्क को डिवाइड नहीं करोगे तो क्या आपका स्कूल चल पाएगा? ये इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। वर्क को डिवाइड ही नहीं करोगे, कौन क्या काम करेगा, तो आप कैसे स्कूल चला पाओगे? आप स्कूल खोल दिए, क्या आप एक व्यक्ति सारा काम कर सकता है? वही क्या मैनेजिंग कर लेगा? वही सारे क्लास को पढ़ा पाएगा? ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो डिवीज़न ऑफ वर्क करेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या है? अब उसको राइट पर्सन को अलॉटमेंट करना। आपने काम डिवाइड कर दिया। मान लो किसी स्कूल में सब कुछ सही चल रहा है, मैनेजिंग स्टाफ मैनेजमेंट देख रहे हैं, प्यून सब अपना काम कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बट केमिस्ट्री के टीचर्स को दे दिया गया बायोलॉजी पढ़ाओ, इंग्लिश के टीचर को दे दिया गया कि आप मैथ्स पढ़ाओ, तो क्या वो स्कूल चल पाएगा? बच्चे रुक पाएंगे स्कूल में? नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क का डिवीज़न कर दिया गया है बट उसको राइट पर्सन को अलॉट नहीं किया गया है। डिवीज़न तो हो गया है बट अलॉटमेंट जो की गई है वो राइट पर्सन को अलॉट नहीं की गई है। तो दोनों सिचुएशन में, एक में क्या का लैक था? डिवीज़न ऑफ वर्क, तो उससे भी आपका काम नहीं चल पाएगा। सेकंड में क्या लैकिंग था? क्या था? अलॉटमेंट टू राइट पर्सन, तो उसके बिना भी काम नहीं चल पाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार वर्क शुड बी सब डिवाइडेड एंड अलॉटेड टू राइट पर्सन हु हैव स्किल्ड, हु हैव नॉलेज, हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ दिस वर्क, हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ दिस वर्क। खत्म। मीन्स क्या कि वर्क को डिवाइड करना एंड उसको राइट पर्सन को अलॉट करना। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल खत्म। बस डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स यही था, वर्क को डिवाइड करना, राइट पर्सन को अलॉट करना। इससे क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा आपको मैं बता दूं कि वर्क को डिवाइड करोगे तो सारे काम जल्दी फास्ट होंगे। अगर कोई एक व्यक्ति एक काम कर रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट उसी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाए एंड बहुत सारे लोग मिलकर काम करें तो आपका काम क्या होगा? ईजी होगा और बेहतर ढंग से होगा। अगर आप
उसी वर्क को सही पर्सन को अलॉट कर रहे हो, स्पेशलिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो दो बेनिफिट होगी। सबसे पहले कि आपकी काम सबसे बेहतर ढंग से होगा, और दूसरी बात जो उस वर्क का स्पेशलिस्ट है उसका भी स्किल बढ़ते जाएगा। काम करते समय आप कोई भी वर्क करते हो, अगर वर्क को आप लगातार किए जा रहे हो तो आप उस वर्क के स्किल बन जाते हो, मीन्स उस वर्क के स्पेशलिस्ट बन जाते हो आप। ठीक है, हो गया फर्स्ट बेनिफिट, समझ लिया आपने। सेकंड क्या है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू हेनरी फयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बता दूं कि मैंने बस डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन लिखा है, बट ये प्रिंसिपल नहीं है। आप क्या लिखोगे नोट्स में? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल लगा दोगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लगा दोगे। तो सेकंड है क्या हमारा? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फयेल के अनुसार देयर मस्ट हैव बीन बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी क्या है? एक एक पॉइंट समझो। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मीन्स पावर, इसका मतलब क्या होता है? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या? दायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोग को पता होगा। अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या? दायित्व। तो हेनरी फयेल के अनुसार अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस क्या? इसका मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास जितना अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के अनुसार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। आप लोग ऐसे सुन तो लिए, बट मुझे पता है कि अच्छे से कब समझोगे तो मैं एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लो इसका कि सिंपल बात कि आपके घर में मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, आप लोग 4 भाई बहन हैं, ठीक है। मम्मी ने क्या बोला? सबसे छोटे भाई को बोला कि तुम घर का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? छोटे भाई बहन को, छोटे भाई को, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली? जिसके पास अथॉरिटी कम है। अथॉरिटी मतलब पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होगा? सबसे बड़े भाई के पास। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं मिली। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली? छोटे भाई को, छोटे भाई के पास, जिसके पास की पावर कम था। तो क्या छोटा भाई पूरे घर का ध्यान रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो वो नहीं ध्यान दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। वो बड़े भाई के सामने नहीं कुछ बोल पाएगा, बड़ा भाई उसको डांट देगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, पावर है। तो जिस हैंड में पावर हो उस अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑर्गेनाइजेशन में दो। जिसके पास कम अथॉरिटी है, कम पावर है, उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, एंड जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं तो क्या? अगर है कि आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली तो आप डिक्टेटर बन जाओगे। मीन्स क्या? आप अपने पावर का मिसयूज़ करोगे। सेम एग्जांपल लो, छोटे भाई को मिला रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े भाई के पास अथॉरिटी था तो वो पावर का मिसयूज़ करेगा। उसको तो पता है कि मेरे पास पावर है बट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली ना, मेरा क्या जा रहा है? मम्मी ने तो छोटे भाई को बोला है, मैं तो हंगामा करूँगा, मुझे तो मतलब उसको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो बड़ा है। तो पावर का मिसयूज़ भी हो सकता है। इसके लिए आपका एक सॉल्यूशन है कि आप अथॉरिटी जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। कम पावर के पास, कम अथॉरिटी के पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। इससे क्या होगा? पावर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है सब ढंग से चलेगा। ठीक है, हो गया सेकंड हमारा, अथॉरिटी जितनी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेनरी फयेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सिंपल बात है, डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन रेफर्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डू वर्क इन सिस्टमेटिक वे। ठीक है, मतलब क्या कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे चल पाएगा। अगर आप किसी भी वर्क में डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो तब आपका वर्क ढंग से होता है, और कोई भी वर्क जिसमें लैक ऑफ डिसिप्लिन है तो वो वर्क सही से नहीं चल पाएगा। और उन्होंने ये भी बोला है अपने प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में हेनरी फयेल्स ने ये भी बोला है कि डिसिप्लिन या वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, या वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, या वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब या फिर वो सुपेरियर लेवल हो या फिर वो सबऑर्डिनेट लेवल हो, दोनों लेवल में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। मीन्स क्या कि मालिक को भी ज़रूरत है डिसिप्लिन की, मतलब वो भी डिसिप्लिन में रहे, एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डिसिप्लिन के साथ सारा काम करें।
मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, यही डिसिप्लिन होती है। ठीक है, तो हो गया थर्ड। फोर्थ क्या है? यूनिटी ऑफ मीन्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? सेम बात है, एक लाइन में समझो कि किसी एक व्यक्ति को एक के द्वारा ही कमांड मिले, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको दो अलग व्यक्ति से कमांड मिल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसका बात माने, उसका माने कि उसका माने, पहले किसका करें। ठीक है, तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहा तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न बढ़ेगा एंड सेकंड कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, झगड़ा भी हो सकता है। तुम मेरा काम करो, नहीं तुम मेरा काम करो, दो लोग कमांड दे रहे वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी किसी एक व्यक्ति को एक का ही कमांड मिले। सपोज आप घर में बैठे हो, आपके दो बहनें हैं, एक बहनों ने बोला है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, उसी टाइम में दूसरों ने बोला कि हाँ मेरे लिए फ्रिज से तुम एप्पल लेके आओ, तो आप कंफ्यूज हो गए ना कि मैं पहले किसका मानूँ, इस दीदी का मानूँ कि इस दीदी का मानूँ, क्योंकि दोनों वर्क एक समय पर आपको दिए गए हैं। आप सबसे पहले किसका काम करोगे? हो सकता है कि दोनों बहनों में झगड़ा हो जाए कि पहले मेरा बात मानो तो पहले मेरा बात मानो। ठीक है, तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हेनरी फर्स्ट ने प्रिंसिपल 4 में क्या बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब क्या कि अगर आप अपना कंपनी चला रहे हो, फर्म चला रहे हो, संगठन चला रहे हो, तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड रखना नेसेसरी है। मीन्स क्या कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को या फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन को एक टाइम पे एक ही जगह से कमांड मिले। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट 4। पॉइंट 5 क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? इसका मतलब सेम बात कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ पीपुल्स एंड एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ देम इज डायरेक्टेड इन ओनली एंड ओनली वन डायरेक्शन। मतलब क्या कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपुल्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना चाहिए। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करो कि हाँ तुमको ये करना है, तो एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। मतलब क्या? कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है। एग्जाम्पल से समझो ना, सिंपल एग्जाम्पल से समझो कि आपको दिया गया है कि आप इस बेंच को पेंट करो पिंक कलर का, डायरेक्शन दे दिया गया। ठीक है, इस बेंच को दो आदमी मिलकर पेंट कर रहे हैं, सेकंड आदमी को बोल दिया गया, डायरेक्शन दे दिया गया कि आप उस बेंच को येलो कलर से पेंट करो, तो क्या होगा? आधा पेंट करोगे येलो, आधा पेंट करोगे पिंक, झगड़ा हो जाएगा ना कि नहीं मुझे पिंक करना है, मुझे येलो करना है। तो डायरेक्शन एक होना चाहिए, यानी क्या कि अगर कोई सारे बेंचेज आपका अगर फर्म बेंच बना रहा है तो येलो बन रहे हैं, तो एक ग्रुप को दो कि हाँ तुम येलो ही बनाओ, येलो कलर से ही पेंट करो। ठीक है, ये नहीं कि अलग डायरेक्शन मिले। ठीक है, मतलब स्टाफ्स को, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को जो डायरेक्शन मिले वो एक ही तरह से मिले। समझ गए? अब समझो कि बहुत सारे लोग मतलब क्वेश्चन रहता है कि कमांड एंड डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कमांड में और डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? सिंपल बात समझो कि कमांड एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, वेयर एज डायरेक्शन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, कमांड अफेक्ट एन इंडिविजुअल बट वेयर एज डायरेक्शन अफेक्ट द होल, द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। हो गया। ठीक है, अब है हमारा पॉइंट 6, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन मतलब क्या? मिलाप, मेल करवाना। किसका मेल करवाना, किससे मेल करवाना? यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मेल करवाना जनरल इंटरेस्ट से। मीन्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट का सबऑर्डिनेशन किससे होना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट से। इसका मतलब क्या? हेनरी फयोल्स के 6th प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने इसमें क्या बताया, हेनरी फयोल्स ने क्या बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका गोल हो, किसी एक इंडिविजुअल का गोल हो, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए। जो आपका इंटरेस्ट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बनना चाहिए। मीन्स क्या कि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो हर एक एम्प्लॉयज़ अपना इंटरेस्ट समझ के काम करे।
एग्जाम्पल समझो कि आपको मिले हैं 10 पेन बनाने के लिए। मैं मतलब मुझे, मेरा कंपनी है, मुझे 10 पेन्स बनाने हैं, 10 मार्कर्स बनाने हैं, 10 मार्कर। मेरा क्या गोल है, मेरा क्या इंटरेस्ट है कि मुझे 10 मार्कर मिलने चाहिए अच्छी क्वालिटी के। मैंने दिया अपने वर्कर को कि तुम 10 पेन बनाओ, वो क्या करेगा, मेरे लिए 10 पेन बनाएगा। ठीक है, क्यों बनाएगा, ताकि उसको पैसा मिले। उसका गोल क्या है, 10 पेन बनाना। मेरा गोल क्या है, 10 पेन प्राप्त करना। सेम गोल हुआ, मतलब मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक वर्कर के गोल से मैच किया। यही बात, सेम बात है। और उन्होंने ये भी बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान ज़्यादा नहीं रखना है। प्रायोरिटी किसको दी गई है, जनरल इंटरेस्ट को, जो सबका इंटरेस्ट है। मान लो अगर इसमें मैं बता दूं कि अगर कोई इंडिविजुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो केवल अपना इंटरेस्ट समझे और पूरे जो जनरल इंटरेस्ट है उसको ध्यान न रखे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। एग्जाम्पल समझो कि कोई प्लेयर, मैच आप देख रहे हो, क्रिकेट मैच लास्ट पोजीशन पे है। ठीक है, 10 बॉल में 20 रन चाहिए आपको। एंड एक जो प्लेयर, 10 बॉल में 20 हटाओ, 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 बॉल में आपको 20 रन चाहिए। एक जो आपका क्रिकेटर है 95 पे खेल रहा है, वो धीरे धीरे रन बना रहा है ताकि उसका शतक हो जाए। वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे अपने टीम को जिताना है, नहीं, वो क्या सोच रहा है कि वो अपने खुद का सेंचुरी बनाए, शतक बना सके। अपना गोल अचीव करने के लिए वो पूरे टीम का गोल नहीं ध्यान दे रहा है। मीन्स क्या कि हाँ, उसने शतक तो बना लिया, अपना गोल अचीव भी कर लिया, बट टीम हार गया। ठीक है, यही होगा हाल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल केवल अपना गोल पे ध्यान दे, जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान न दे। ठीक है, तो आपका इसमें सॉल्यूशन अब क्या करोगे कि आप ऐसा कुछ अपना गोल को आप प्लानिंग करो कि जो आपका गोल है वो सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉयज़ का वही गोल हो जाए, वो सब कोई अपना गोल समझ के काम करे उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये था 6th प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या कि सारे को मिला के चलो, सबका गोल एक करो, जो इंडिविजुअल का गोल है वो जनरल का गोल होना चाहिए, और जो जनरल का गोल है उसको आप एक एक इंडिविजुअल का गोल बनाओ। हो गया 6th प्रिंसिपल। अब चलते हैं 7th प्रिंसिपल, जो कि है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। ये क्या है, रेम्यूनरेशन मतलब आपको सबको पता होगा, पारिश्रमिक। मीन्स क्या, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल में हेनरी फॉल्स ने क्या बोला है कि ऑल स्टाफ्स, सारे स्टाफ्स को टाइम टू टाइम सैलरी दो, रिवार्ड दो, बोनस दो, कमीशन दो। बस एक चीज़ मिलनी चाहिए, क्या, आपको एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फिकेशन। मतलब क्या कि आपसे एम्प्लॉयज़ खुश रहे, वो सेटिस्फाई रहे। ये है हमारा प्रिंसिपल नंबर 7। मीन्स क्या कि एम्प्लॉय को आप सैलरी दो, कमीशन दो, बोनस दो, जो भी नीड्स पड़ती है, ताकि वो खुश रहें, सेटिस्फाई रहें आपसे। ये बहुत नेसेसरी पॉइंट है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फयोल्स ने 8th प्रिंसिपल में तो लिख दिया। 8th प्रिंसिपल में क्या लिखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। अगर एक रहा, एक का भी मिसिंग हुआ, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। सिंपल बात समझो, सबसे पहले समझो कि सेंट्रलाइजेशन है क्या। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन वन हैंड। ठीक है, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या कि पावर डिवाइडेड इन डिफरेंट हैंड्स। मतलब क्या, अगर एक व्यक्ति के पास पावर है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। अगर उसी पावर को डिवाइड कर दो बहुत सारे आदमियों में, उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या कि किसी भी कंपनी में दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन हो आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं चलेगा, सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन हो वो भी नहीं चलेगा। मतलब क्या कि ये भी नहीं चलेगा कि आपकी कंपनी में पावर केवल एक हैंड में हो, डिसीजन केवल कोई एक ही ले, सारा जो भी पॉलिसी सब कुछ एक ही बनाए। ये तो एक ही बनाते हैं, बट सारा पावर एक हाथ में होना नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड, ये भी नहीं होना चाहिए कि सारा पावर सबके हाथ में हो, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, सिंपल बात है कि आपके कंपनी में बहुत सारे, एक कंपनी में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। तो आप क्या बोलें, फेयल ने क्या बोला कि आप जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन हैं वो सेंट्रलाइज करो, ठीक है, और कुछ डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज करो, बांट दो। मतलब क्या कि
पॉलिसीज़ बनाना, अगर कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी के ब्रांचेस कैसे बनेंगे, ठीक है, कंपनी का अलग डिपार्टमेंट बनाना है, तो ये सब जो भी है सेंट्रलाइज करो, उसको केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ऑर्डर देगा। बहुत नेसेसरी है दोनों होना, बिकॉज अगर आप सारे काम खुद से करने लगोगे बिना टॉप लेवल के परमिशन के, तो आपका कंपनी नहीं चल पाएगा ना, सारे लोग कुछ भी करेंगे। तो मेन पॉइंट जो होते हैं, मेन मुद्दा आपकी कंपनी का पॉलिसी बनाना, डिपार्टमेंटल को ध्यान देना, अगर सुपरवाइजरी, सब कुछ भी चीज़ आप सेंट्रलाइज करो और कुछ पावर डिसेंट्रलाइज भी करो, ताकि आपके लोग खुश रहेंगे, नहीं मेरे पास भी पावर है कि हाँ मैं कंपनी में ये कर सकता हूँ। मतलब क्या, कुछ डिसीजन पावर रख दो, छोड़ दो कि हाँ तुम ये कर सकते हो, ठीक है। आप उसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, क्यों करते हैं डिसेंट्रलाइज पावर को, ताकि जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, वो खुश रहें, उनको लगे कि हाँ वो कंपनी भी उनकी है, ठीक है। सेंट्रलाइज मतलब क्या कि कुछ पावर खुद को सेंट्रलाइज करो, यानी कुछ पावर सीमित करो जो कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रखेंगे, और कुछ पावर क्या करो, बाकी जो बचे पावर उनको डिसेंट्रलाइज कर दो, मतलब सारे लोग मिलके वो करेंगे। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि कुछ ऐसे पावर्स रखो जो कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा, एंड बाकी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, बांट दो, सबको मिल के वो डिसीजन ले, ठीक है। अब हमारा आता है नाइन्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर, मिट गया है SCALER, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन, अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को टॉप यानी किसी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करनी होती है, तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। हेनरी फयोल्स ने बोला है कि ये जो पॉइंट है इसको स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यानी क्या कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करनी है तो वो जो भी स्टेप्स दिए गए उसको फॉलो करेगा। यानी सिंपल रखो यहाँ पे, अगर ए को डी के पास बात पहुँचानी है, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट को हाई यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बात पहुँचानी है, मैं बार बार लोअर बोल रही हूँ, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को और क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। यानी सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट को अगर कोई बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगा, उसके बीच में वो ए है अगर, तो वो बी को बताएगा जो कि ए से बड़ा है, ए से हायर रैंक पे है थोड़ा, ठीक है। बी किसको बताएगा, सी को, जो सी क्या है, बी से हायर रैंक पे है, यानी बी और ए दोनों से हायर रैंक पे है। सी फिर किसको बताएगा, जाके डी को। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर चैन। इस चैन को फॉलो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट हर एक बात, अगर मान लो कि आपको आपके एम्प्लॉय से कुछ बात है कि हाँ मुझे इस एम्प्लॉय से ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आप सीधा जाके मालिक को तो ही बताओगे ना हर एक बात, क्योंकि उसके पास बहुत सारी पहले से ही वर्क्स होते हैं करने के लिए। तो जो वो ये क्यों है, ये आखिर चैन क्यों बनाया गया है, ताकि यहाँ तक पहुँचने के पहले ही मैटर सॉल्व हो सके। अगर ऐसा मैटर है जो बी सॉल्व कर दे ए का तो सॉल्व कर दे, सी सॉल्व कर दे, सी सॉल्व कर दे, अगर नहीं होता है तो फिर डी के पास तो मैटर जाने ही वाला है, ठीक है। बट उन्होंने एक बीच में रास्ता निकाला है जो कि है गैंग प्लैंक। ये क्या है, अगर कोई सिचुएशन में, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ की ये ए को डायरेक्ट बात डी तक पहुँचानी है, इमरजेंसी है, तो वो ये तोड़ सकता है चैन, एंड गैंग प्लैंक के हेल्प से वो सीधा जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताए। एग्जाम्पल है, अगर आपके फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा छोटा मोटा नहीं बड़ा झगड़ा हो गया, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपके फर्म के जो मटेरियल या सब्सटेंस है उनको तोड़ फाड़ करने लगे, तो फिर आप क्या करोगे, ए है बी को जाएगा, बी सी को जाएगा, सी डी को जाएगा, तब तक तो पूरा आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का सामान टूट जाएगा। तो इमरजेंसी जैसे कुछ आग लग गई तो आप पी को नहीं बताओगे, सी को नहीं बताओगे, आप सीधा कहाँ नोटिस पहुँचाओगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। तो ये गैंग प्लान कब यूज़ करोगे आप, जब कोई इमरजेंसी आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। हो गया, ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। अब क्या है, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सिंपल बात है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स क्या कि एवरीथिंग
शुड बी अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक वे इन द मैनर, जब इस मैनर में कि जब उसका ज़रूरत हो तो वो मिल जाए। मतलब क्या कि हेनरी फयोल्स का 10th प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में उन्होंने क्या बोला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल मटेरियल सबको आप एक सिस्टमेटिक वे में सजा के रखो, ढंग से रखो, ताकि जब भी किसी का नीड हो तो बिना टाइम वेस्टिंग के आपको मिल जाए। एग्जाम्पल समझो, आपके रूम में आपका जो बुक सेल्फ होता है उसमें आपने ढंग से नहीं रखा, कहीं भी बुक, कहीं भी कॉपीज़, कहीं भी पेन्स, कुछ भी मिला, कहीं नोट्स, कहीं बुक्स, कहीं कॉपीज़, आपने ऑर्डर में नहीं रखा, तो आपको इंग्लिश की नोट चाहिए होगी, आपको बीएसटी की नोट चाहिए होगी, तो आप बहुत टाइम लगोगे ढूंढने में। बट अगर वही बुक सेल्फ में आपने सब कुछ ऑर्डर से रखा, नोट्स एक साथ, बुक्स एक साथ, अगर कॉमर्स के सब्जेक्ट सब एक साथ, तो आपको ढूंढने में आसानी पड़ेगी। सेम बात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या बोला कि आप लोग मटेरियल जो होते हैं उसको ढंग से सजा के ऑर्डर में रखो, ताकि जब भी नीड हो आप उसको ले सको। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब क्या कि हर एक आपके मेंबर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। आप हर एक मेंबर के साथ पार्शियलिटी मत करो, सबके साथ इक्वालिटी रहनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो भेदभाव या फिर वो कास्ट को लेके हो, जेंडर को लेके हो, एज को लेकर हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन बोला है कि नहीं होनी चाहिए। हेनरी फयोल्स ने बोला है, क्या बोला है उन्होंने कि इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या बोला है कि मतलब आपके सारे मेंबर एंड एम्प्लॉयज स्टाफ्स के बीच में आप समानता रखो, इक्वालिटी रखो, ये नहीं किसी को ज़्यादा सैलरी किसी को कम सैलरी, ठीक है। फिर वैसे क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा हो जाएगा। तो उस झगड़े से निपटने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि सिंपल बात, आप सारे स्टाफ, सारे मेंबर्स को इक्वल ट्रीट करो, ठीक है। अब है हमारा 12th, ये क्या है प्रिंसिपल, 12th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सोनेल। ये है हेनरी फयोल का 12th प्रिंसिपल। मीन्स क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सोनेल। ये इस प्रिंसिपल में उन्होंने क्या बोला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहने का मौका दो, ठहरने का मौका दो। मीन्स क्या कि बिना मतलब के ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, मतलब यही है, ठीक है। मतलब जो आपके जो भी आप में आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके स्टाफ हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल करें, रुकें, ठहरें, ठीक है। मतलब क्या, ये नहीं कि आज आपके पास एम्प्लॉयज़ आया, उसको आपने बिना मतलब के ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, मतलब क्या होगा, उससे एम्प्लॉयज़ नहीं समझ पाएगा। अगर कहीं भी एम्प्लॉयज़ कहीं जाता है तो उसको उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगर उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए टाइम लेगा, ठीक है, आपने मेरा अगर ट्रांसफ़र कर दिया कहीं और, तो मैंने टाइम लिया, ठीक है, मैं अब वहाँ की चीज़ों को समझने लगा, फिर आपने कहीं और मुझे मेरा ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया, फिर मैं वहाँ के क्लाइमेट को समझने में टाइम लूँगा। मैं जैसे ही वहाँ का क्लाइमेट समझने लगा, आपने मेरा ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया, तो मैं क्या आपके कंपनी में कभी रुकूँगा? नहीं रुकूँगा। ट्रांसफ़र में बता दूँ कि ट्रांसफ़र केवल एम्प्लॉय को इफेक्ट नहीं करता है, ट्रांसफ़र एम्प्लॉय के साथ साथ उसके फैमिली को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर रहे हो, मीन्स क्या उसके फैमिली का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे स्कूल चेंज करेंगे, नया एनवायरनमेंट चाहिए उनको, मिलेगा उनको, सॉरी नॉट चाहिए उनको, नया एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिना मतलब के ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। आप एम्प्लॉयज़ को समझने का, थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट में ढलने का मौका दो, टाइम दो, ख़त्म ये बात, ठीक है। अब चलते हैं 13th क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव? इस प्रिंसिपल में हेनरी फयोल्स ने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, इस प्रिंसिपल्स में क्या चाहिए, उन्होंने क्या बोला कि अपने वर्कर्स, अपने स्टाफ, अपने मेंबर्स को क्या दो? फ्रीडम दो। क्या चाहिए उनको? फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम दोगे तभी वो आपसे खुश रहेंगे, उनको लगेगा कि हाँ मुझे वर्क करने का फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम के साथ साथ उन्होंने और क्या बोला कि अगर आपको डिसीजन ले रहे हो, हेनरी फयोल्स ने बोला इस प्रिंसिपल में कि अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रहा है तो उस डिसीजन लेने के पहले वो अपने स्टाफ से राय ज़रूर ले, एडवाइस ले कि हाँ क्या ये डिसीजन सही है, या फिर आपको कुछ नया आइडिया लगा तो मुझे हेल्प करो, आपको कोई नया आइडिया मिला तो मुझे बताओ,
तो ये कब होगा? जब आप स्टाफ को फ्रीडम दोगे, तभी वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, अपना इनोवेशन लाएंगे, अपना आइडिया लाएंगे। ठीक है, ये क्या था हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। लास्ट है 14th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स। अब ये क्या है? सिंपल बात, इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉयल ने क्या बोला कि आप अपने स्टाफ को मोटिवेट करो, मोटिवेशन दो, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। सिंपल बात है। ठीक है, अगर आपके स्टाफ में कोई काम, जैसे आपने दिया 10 पेन का ऑर्डर, 9 बना, मोटिवेट करो कि 10 बनाओ। क्या करो? मोटिवेट करो 10 बनाओ। अगर 11 बना तो उसको रिवार्ड दो। ये सब क्या है? मोटिवेशन है। मतलब क्या कि मोटिवेशन हमेशा मिलनी चाहिए। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो आप नहीं पढ़ोगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, किसी ने बोल दिया पढ़ ले, वीडियो देख ले, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, तो क्या पढ़ोगे? ये नहीं पढ़ोगे। मोटिवेशन चाहिए आपको। हाँ, ये एग्ज़ाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पढ़ोगे तभी ये कर पाओगे, वो कर पाओगे, बड़े बनोगे। तो मोटिवेशन मिलेगा तभी आप पढ़ पाओगे। किसी को भी मोटिवेशन की नेसेसिटी होती है तो वो आपके स्टाफ को भी होगी। तो क्या करो? आप स्टाफ को मोटिवेशन प्रोवाइड करो। ये था हमारा हेनरी फॉयल्स का 14th प्रिंसिपल। मैंने 14th आपको डील किया, एक डील किया विथ एग्जाम्पल। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताओ, मैं हेल्प करूंगी। और मैं इसी चैप्टर यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट लेकर अगले वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।